चलिए दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लिस्ट बेसिक्स को फाइनली अब खत्म करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम एक बड़े अच्छे कोट के साथ शुरुआत करेंगे कि इन्वेस्टमेंट सक्सेस इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इन्वेस्टमेंट का सक्सेस जो है उसके लिए एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी जरूरी है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के अंदर सक्सेस पाना इतना आसान नहीं है। तो उसी फाउंडेशन की हम शुरुआत करेंगे और काफ़ी सारी बातें जो हमने पीछे भी कवर की और उसके अंदर और क्या क्या एड ऑन है, किस तरीके से उसको समराइज किया जा सकता है और किस तरीके से उसको एक वेल ओरिएंटेड मैनर में पेश किया जा सकता है, उस तरीके से आपको यहाँ पे बताए जाएंगे वो 5 की फैक्टर्स जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर पहला आता है स्टार्ट बाय लिस्टिंग आउट गोल्स। आपको पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं। अगर आपको उद्देश्य ही नहीं पता होगा तो आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपका पर्पस जो है वो क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट क्लासेस। मतलब कि कभी भी आपको इन्वेस्ट करना है तो आप किसी एक एसेट क्लास में, लाइक इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बस इक्विटी में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप डेट में कर रहे हैं तो डेट में कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लिक्विडिटी में कर रहे हैं तो लिक्विड में ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको डाइवर्सिफाई करना है, सभी के अंदर थोड़ा 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 पैसा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करके चलना होता है। सेलेक्ट द राइट प्रोडक्ट। अब अगर इक्विटी में भी देखने जाएंगे तो 50 तरीके के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, अगर डेट में जाएंगे तो 50 तरीके के मिल जाएंगे, लिक्विडिटी में भी 50 तरीके के मिल जाएंगे। तो आपको एक राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अपने पोर्टफोलियो को टाइमली रिव्यू करना है, रेगुलर बेस पर रिव्यू करना है। अगर आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा फायदा आपको नहीं दे रहा है तो आप उससे स्विच कर सकते हैं, दूसरे पोर्टफोलियो में भी शिफ्ट हो सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टार्ट अर्ली। इसके ऊपर हम एक अच्छी बात करेंगे, इसके अंदर एक प्रॉपर केस स्टडी आपको समझाया जाएगा जिसमें आप देख पाओगे कि अर्ली स्टार्ट करने का क्या ड्रास्टिक फायदा हो सकता है, क्या मेजर इंपैक्ट है स्टार्ट अर्ली का। ठीक है, तो दीज आर दी 5 थिंग्स विच वी डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल। नाउ सबसे पहला आता है स्टार्ट बाय लिस्टिंग आउट गोल्स। आपके गोल्स पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं, क्यों आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्या पर्पस है। हो सकता है कि हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, हो सकता है चाइल्ड्स मैरिज के लिए कर रहे हैं, हो सकता है गाड़ी खरीदनी हो सकता है घर खरीदना हो सकता है इंटरनेशनल वेकेशन पे जाना हो सकता है आप अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाह रहे हो। तो उस अकॉर्डिंग आपको लिस्ट आउट करने पड़ेंगे आपके गोल्स क्या हैं, कितना टाइम है उसमें और कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। बेस्ड ऑन दैट आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि भैया जो पैसे हैं वो हमेशा लिमिटेड है, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और जो आपकी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। तो इसलिए आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपको पहले क्या चाहिए, बाद में क्या चाहिए। तो प्रायोरिटाइज आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपका जो गोल्स हैं उसको आप प्रायोरिटी देंगे हाई हाई हाई, मीडियम मीडियम मीडियम। इमरजेंसी फंड चाहिए, दिस इज हाई प्रायोरिटी। आपको चाइल्ड हायर एजुकेशन की बात कर रहे हो, दिस इज हायर प्रायोरिटी। आपके रिटायरमेंट की बात करें, दिस इज हायर प्रायोरिटी। इंटरनेशनल वेकेशन मीडियम में डाल सकते हो, गाड़ी खरीदना मीडियम में डाल सकते हो, बच्चों की शादी मीडियम में डाल सकते हो। हर किसी का अपना अपना टेनियर है। इमरजेंसी फंड जो है आपको वो फर्स्ट डे से चाहिए होता है, दिस इज अर्जेंट इन नेचर। एजुकेशन जो है उसके लिए 5 साल का टाइम, रिटायरमेंट हो सकता है 15 साल के बाद हो आपकी। इंटरनेशनल वेकेशन आप 1 साल के बाद जाना चाह रहे हो, एज द केस में भी। उस अकॉर्डिंग आप रिक्वायर्ड अमाउंट देखते हो कि भैया आपकी जो अर्जेंट नीड है वो 3 से 6 महीने की सैलरी से पूरी हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए चाहिए, रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए चाहिए अकॉर्डिंग टू डैट। और उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करते हो कि भैया इसके लिए तो लिक्विड करना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको हाइब्रिड में जाना चाहिए, अपने रिटायरमेंट का आपको टाइम पीरियड ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा चाहिए तो इसके लिए आपको इक्विटी ऑप्ट करना चाहिए। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिसको आपको दिमाग में रखते हुए अपने फाइनेंशियल गोल प्रायोरिटाइज करने चाहिए कि आपका अपना पैसा है, इसको आप कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट आउट हो पाएगी। ना डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट क्लास। आपने देखा कि बहुत सारे टाइप के आपके एसेट्स की क्लास है। आपके पास रियल एस्टेट का ऑप्शन है, आपके पास इक्विटी का ऑप्शन है, आपके पास कमोडिटीज है, आपके पास शॉर्ट टर्म डेट है, इंटरनेशनल एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म डेट है, गोल्ड है, ये सारी चीजें हैं। आपको अच्छे से उसको डाइवर्सिफाई करना है कि आपको कितना पैसा किस में डालना है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। कुछ पैसा इसमें डालें चलेगा, कुछ इसमें होना चाहिए, कुछ लिक्विड में भी होना चाहिए, कुछ आपके शॉर्ट टर्म डेट्स में होने चाहिए, कुछ कमोडिटीज में होनी चाहिए जो इन्फ्लेशन को मीट कर पाएगा। हर टाइप के क्लास की एक अपनी अच्छाइयाँ हैं, अपनी भूमिका है और आपको उसको सबको ध्यान में रखते हुए आपको प्लान करना होता है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना होता है। कभी भी अपना पैसा एक जगह पे एक क्लास के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सारा पैसा सिर्फ इक्विटी में लगा है, सारा का सारा डेट में लगा है, सारा सारा लिक्विड फंड में लगा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसका एक परफेक्ट मैप होना जरूरी है, परफेक्ट मैचिंग होना जरूरी है। एसेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है उसको आपको यहां से देखने से मिलेगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसेट एलोकेशन। अगर बात करें कि पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस किससे तय की जाती है तो उसके अंदर जो 91% की भूमिका है वो आपकी है एसेट एलोकेशन की। सिक्योरिटी सिलेक्शन, आपने क्या सेलेक्ट किया उसका सिर्फ 5% रोल है, किस टाइम पे आपने सेलेक्ट किया उसका 2% रोल है और बाकी बातों का 2% का रोल है। तो मतलब मोटा मोटा आप कह सकते हो कि आपने चयन कैसा किया है, आपका एसेट एलोकेशन का जो आपने चूज किया है वो कैसे चूज किया है, दैट इम्पैक्ट 91% ऑफ योर रिटर्न्स। आपकी जो रिटर्न्स आएंगे वो 91% इम्पैक्ट करती है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो कैसा है, आपने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने एसेट्स को एलोकेट किया है। तो परफॉर्मेंस आपका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है
किसके ऊपर, एसेट्स के एलोकेशन के ऊपर। दीज आर फ्यू थिंग्स, कुछ डाटा है पुराने सालों का दिया हुआ है, इसमें इतना डीप जाएंगे नहीं, आप एक बार इसको समझ लेना। बट ये एसेट्स के अलग अलग टाइप के एसेट्स के कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे बताया गया है कि किसने किस किस प्रकार के रिटर्न्स पीछे के सालों में प्रोवाइड किए हैं। एज सच इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है डिस्कशन के लिए। आगे बढ़ें, गोल बेस्ड एसेट एलोकेशन। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि अगर आपको गोल है, आपका गोल है कि कैपिटल ग्रोथ चाहिए, तो इसके अंदर आप रिस्क मीडियम टू हाई ले सकते हैं और पीरियड आपके पास अबव 3 to 5 ईयर्स है, तो उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, स्टॉक्स में करना चाहिए या ग्रोथ फंड में करना चाहिए। अगर आपका गोल है इनकम का, अगर सिर्फ और सिर्फ गोल है इनकम का, तो उसके अंदर रिस्क आप मीडियम टू लो लेंगे और पीरियड आपका 1 से 3 साल हो सकता है, तो उसके इसमें आप इन्वेस्ट कहाँ करें, आप डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करें, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें या फिर कुछ कंपनी की फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह हैं उसमें इन्वेस्ट करें। अगर आपका गोल है कैपिटल प्रिजर्वेशन, सिर्फ पैसों को संभाल के रखना है और इमरजेंसी में काम आ जाए, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, तो उसके अंदर आप रिस्क लेना चाहेंगे लो टू मीडियम और आपका जो पीरियड होगा वो लेस देन 1 ईयर का है। आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है, तो उस केस में आपको मनी मार्केट फंड्स में हो गए, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हो गए, गवर्नमेंट पेपर हो गए, इन जगहों पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही पुरानी कहावत है कि नियरर द गोल लोअर द रिस्क एंड वाइस वर्सा, मतलब कि गोल अगर छोटा होगा तो आपको रिस्क भी कम लेना चाहिए। अगर गोल छोटा है तो ऑब्वियसली बात है रिस्क लें, सिक्योर जगह पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका जो पैसा ग्रो होता है वो लॉन्ग टर्म में ग्रो होता है। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है तो उसके अंदर आपको कम अर्निंग वाली जगहों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। नाउ सिलेक्शन ऑफ द राइट प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको पता है यहाँ पे ये सारी चीजें एसेंशियल्स जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको रिक्वायरमेंट लेस देन 1 ईयर की तो आपको लिक्विड फंड में जाना चाहिए, 1 से 3 साल की तो डेट फंड में जाना चाहिए, 3 से 5 साल की तो हाइब्रिड फंड में जाना चाहिए, अबव 5 ईयर से तो आपको इक्विटी फंड में चाहिए, और अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स जो है वो ऑप्ट करना चाहिए। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन योर गोल आपको चूज करना चाहिए कि आपको किस कैटेगरी में फॉल करना है। नाउ पोर्टफोलियो रिव्यू करना कितना इंपॉर्टेंट है, तो भैया जो आपके एसेट्स एलोकेशंस हैं उसके अंदर आपका हो सकता है डेविएशन, हो सकता है वो आपको इतना अच्छा फायदा ना दे रहे हो, तो इसलिए आपको वो चेक करने के लिए, अपने डेविएशंस वगैरह को चेक करने के लिए आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है या बहुत बेकार परफॉर्मेंस चल रही है, मार्केट रिस्क कैसा है, किस तरीके से चेंज हुआ है, रेगुलेशंस में किस प्रकार के चेंज आए हैं, टैक्स लॉज में किस प्रकार के चेंज आए हैं, क्योंकि ये सारे बदलाव जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होते रहते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखने के लिए आपको टाइमली रिव्यू करने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो की, ताकि अगर उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि कुछ चेंज करने की आवश्यकता है तो वो टाइम रहते आप कर पाए। ऐसा नहीं कि बंद आंखों से एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद भूल गए, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, टाइमली उसको रिव्यू करते रहना चाहिए। नाउ रिव्यू प्रोसेस के अंदर आपको क्या क्या देखते हो, तो रिव्यू अक्रॉस एसेट क्लास, रिकॉर्ड ओरिजिनल एसेट एलोकेशन, आपको पता होना चाहिए कि आपने ओरिजिनल में कितना एसेट एलोकेट किया था, असर्टेन क्वांटम ऑफ डेविएशन इन एसेट एलोकेशन, आपको पता लगाना है कि कितना उसके अंदर डेविएशन आया है, टेक करेक्टिव एसेट एलोकेशन एक्शन, उसको ठीक करने के लिए जो भी आपको सही कदम उठाने की जरूरत है वो आप उठाएंगे, और सेल आउट परफॉर्मिंग एसेट क्लास और बाय अंडर परफॉर्मिंग एसेट क्लास टू मैच ओरिजिनल एसेट एलोकेशन, मतलब कि अगर कोई आउट परफॉर्मिंग है तो उसको बेच दो, कोई अंडर परफॉर्मिंग है तो उसको परचेज कर लो, ताकि आपकी जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे मीट आउट हो सके। रिव्यू विद इन द एसेट क्लास, लिस्ट आउट परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस, सबसे पहले तो आपको बाइफरकेट करना है कि वो वाले आपके एसेट्स जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वो वाले जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, रीजन असरटेन करो कि भैया क्यों अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है और क्यों कहीं पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, और अगर लग रहा है आपको कि कोई अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और वो जस्टिफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जस्टिफाइड नहीं है तो आप उस अकॉर्डिंग अपने चेंजेस को प्लान कर सकते हो। तो दीज आर दी कैटेगरी, दीज आर दी प्रोसेस जिसके तरीके से आप रिव्यू करते हो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट अर्ली, अब इसको आप समझेंगे एक कहानी के जरिए जो कि आपको दिखाएगा कि कितना बड़ा इंपैक्ट है। इसको हम बिल्कुल ही शांत दिमाग से और बिल्कुल ही ध्यान से इसको पढ़ेंगे, धीरे धीरे इसको समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है सर, तो यहाँ पे बात की जा रही है, किसकी स्टोरी बताई गई है, मनन और जिगर की। स्टोरी किसकी बताई गई है, मनन और जिगर की। मनन एंड जिगर आर टू आर ओल्ड फ्रेंड्स हु रिटायर्ड एट 60 ईयर्स, 60 साल पे रिटायर हुए। दे मेट एंड डिस्कस द इन्वेस्टमेंट टिल रिटायरमेंट, इन्होंने आपस में बैठे और इन्होंने कहा डिस्कस करते हैं चलो जी कि हमने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जब हम रिटायर हुए तब तक। मनन इन्वेस्टेड 1 लाख एवरी ईयर फ्रॉम द एज 30 to 60, मनन ने 30 से 60 साल की एज में 1 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट किया, और जिगर ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। इन भाई साहब ने भी 1 लाख इन्वेस्ट किया है, लेकिन इन्होंने स्टार्ट किया 40 की एज में और 60 साल तक ये इन्वेस्ट करते रहे। बोथ अर्न 10% पर एनम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दोनों ने जो कमाया है वो 10% पर एनम के हिसाब से कमाया है। ठीक है, ये तो हो गए फैक्ट्स। अब इसका इंपैक्ट देखो आप, इंपैक्ट क्या पड़ा इसका। तो मनन ने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1 लाख, इसने भी कितना किया, जिगर ने 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं।
इसके बाद इसका जो एज था वो 30 से 60 था, इसका 40 से 60 था। रेट रिटर्न दोनों को 10% मिला है। इसका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड रहा वो 30 साल रहा, इसका 20 साल रहा। टोटल जो इसने पैसा इन्वेस्ट किया वो 30 लाख किया, इसने 20 लाख किया। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑब्वियसली बात है, इसने इन्वेस्ट ज्यादा किया है तो आप बोलोगे कि इसको तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, इसकी रिटायरमेंट में ज्यादा इसको बड़ा कॉर्पस मिलेगा। बट कितना बड़ा? 10 लाख ही तो ज्यादा है, तो कितना बड़ा मिलना चाहिए? जस्ट इमेजिन कितना बड़ा मिलना चाहिए। दिस इज द फिगर, दिस इज द रिजल्ट कि मनन को जो कॉर्पस मिला एट द एज ऑफ 60 वो कितना मिला? 1.8 करोड़। और वही जो जिगर को मिला वो कितना मिला? 63 लाख रुपीज ओनली। ठीक है। इसने कितना लगाया था? 30 लाख रुपए। और कितना टाइम दिया था? 30 साल। इसने 20 लाख रुपए लगाया था, इसने 20 लाख रुपए लगाया था और कितना टाइम दिया था? 20 साल। और रिटर्न्स में देखो कितना चेंज है, 3 टाइम्स का चेंज है। क्यों? क्या डिफरेंस है? क्या इससे कहा जा रहा है, क्या आपको समझाया जा रहा है कि ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है वो अर्ली एज पे स्टार्ट कर लेनी चाहिए, तब जाके आप देख पाओगे क्या? कंपाउंडिंग के रियल पावर को। व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग? दैट विल टेल यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन लंबा होगा तो आपको कंपाउंडिंग का रियल बेनिफिट वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है सर। नाउ अब ये कुछ ऐसी बेसिक सी बातें हैं, यहाँ पे कुछ और चीजें लिखी हुई हैं जो कि एक नॉर्मल कुछ स्टैट्स को आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर हम डीपली नहीं जाएंगे। आपको ओवरऑल मैंने स्टार्ट अर्ली का बेनिफिट समझा दिया है एंड दैट इज इनफ। Power of SIP, this is also there is a quote, SIP is a process oriented approach. SIP is a process oriented approach where fixed amount is invested irrespective of the market level. मतलब क्या हुआ कि SIP बेसिकली क्या है कि अगर आप कहते हो 500 रुपये हम इन्वेस्ट करेंगे तो हर महीने आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा मार्केट ऊपर जा रहा है मार्केट नीचे जा रहा है क्या हो रहा है, आपको मतलब नहीं है, आप 500 रुपये हर महीने अपना SIP के नाम पे इन्वेस्ट करते जा रहे हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी सोच होती है जहाँ मार्केट का इंपैक्ट नहीं, मार्केट पे आप ध्यान नहीं देते, मार्केट पे जो आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो ध्यान देता है और आपके पैसे को अच्छे से एलोकेट करके चलता है। तो हो सकता है आप कभी ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करो जब मार्केट बहुत बूम पे हो और कभी ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करो जब मार्केट बहुत लेस पे हो, बट आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो। दैट इज कॉल्ड SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। ठीक है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमने पीछे समझ लिया और मैथमेटिकल चीजें हैं, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पता होगा। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कौन कहते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन। 8th वंडर है, 8वां अजूबा है हमारी दुनिया का, जिसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग, क्योंकि ये इतना ड्रास्टिक आपको इफेक्ट देता है, आपको इतने अच्छे तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करता है। स्टार्ट अर्ली फॉर बेस्ट कंपाउंडिंग रिजल्ट्स, ये हमने पीछे एग्जांपल में देख लिया कि एक ने इन्वेस्टमेंट 30 साल किया तो उसको 1.8 करोड़ मिले, एक ने 63 लाख किया है और 20 साल इन्वेस्ट किया तो उसको 63 लाख रुपए मिले। तो इस तरीके से आप देखोगे कि क्या इसका इंपैक्ट, अगर वो 40 साल के बाद करेगा और उसके अंदर अगर एक्यूमुलेशन आप देखोगे तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2.62 लाख पर एनम। नहीं सॉरी, इसको एक बार रिलेट करते हैं। यू आर 30 years old, इफ यू सेव 1 लाख एवरी ईयर टिल द एज ऑफ 60 तो और जनरेटिंग 10% रिटर्न, तो उस केस में आपने देखा कितना एक्यूमुलेट हुआ? 1.8 करोड़। वही अगर 40 years का होगा, वो भी 1 लाख रुपए कर रहा है इन्वेस्ट, तो उसने कितना किया 20 साल की इन्वेस्टमेंट के पास? रिटायरमेंट की एज में उसको कितना मिलेगा? 63 लाख रुपए। इस दोनों को अगर सम अप करते हैं तो इफ यू स्टार्ट एट एज 40 एंड विश टू एक्यूमुलेट 1.65 करोड़, अगर आप इतना एक्यूमुलेट करना चाहते हो एट द एज ऑफ 60, हाउ मच डू यू नीड टू सेव एवरी ईयर? 2.62 लाख पर एनम। मतलब कि आप चाहते हो इतना फंड मिले आपको, 1.65 करोड़ का फंड मिले, तो उसके लिए आपको 2.62 लाख पर एनम करना पड़ेगा, जबकि यहां पे आप कितना कर पा रहे हो? सिर्फ 1 लाख से वो फायदा उठा पा रहे हो। तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, नथिंग एल्स। ऑल्दो मैथमेटिकल चीज है, मैथमेटिकल डेविएशन है, इसको आप और अलग अलग तरीके से समझ सकते हो, बट इतना हमारी समझ के लिए काफी है। ठीक है। तो दिस ऑल आर दी थिंग्स विच वी डिस्कस इन द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको सारी बातें अच्छे समझ में आई होंगी। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने कुल मिला के पूरा का पूरा पेंशन सेक्टर कवर कर लिया, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कवर कर लिया, सारी बातें से रिलेटेड थी वो कवर कर ली है। नाउ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। पेंशन से रिलेटेड जो भी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे के सारे इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं, पूरा कंटेंट उपलब्ध करा दिया गया है। आई होप आप इनकी मदद से अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं, सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है चैनल के ऊपर और उससे आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के अंदर। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स।